तो दोस्तों ये है टीजीटी 2009 यूपी टीजीटी 2009 बायोलॉजी का जो हमने फर्स्ट पार्ट में 46 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, और ये उसी सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम 47 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज़ नोन एज। वैक्यूल जो होता है, जिसको रिक्तिका बोलते हैं, उसको ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट है, कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा स्तर है, या इनमें से कोई नहीं? इंग्लिश में टोनोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मा लेयर, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सेल वॉल किसकी किसकी कवरिंग है? सेल्स, जो प्लांट सेल्स हैं उनकी कवरिंग सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। और प्लाज्मा लेयर जो क्या है, वो सेल की एक कवरिंग होती है। तो इसका सही आंसर 47 का क्या है? आंसर 1 टोनोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया 48 में एज ऑफ फिशेस वाज नोन एज। जो मछलियाँ थीं, उनके युग को क्या कहा जाता है? ये डेवोनियन है, ऑर्डोविशियन है, क्रस्टेशियस है, या फिर सिल्यूरियन है? इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है। तो जो एज ऑफ फिश, जो मत्स्य युग जिसको एक तरीके से कह सकते हैं, उसका नाम क्या था? वो था डेवोनियन पीरियड। कौन सा था? डेवोनियन पीरियड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डेवोनियन पीरियड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 में क्वाड्रन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। चतुर्थक मलेरिया का कारण क्या है? जो उसका कारक है वो क्या है? प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीशीज़ है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, या फिर प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम है? ठीक है, तो जो छात्र इस टीजीटी की या पीजीटी यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और एग्ज़ाम की जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट उन्होंने चुना है, तो उनको मेरा सुझाव यही है कि ये जो डिजीज़ हैं उनको एक बार आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और उनके कॉजिंग फैक्टर्स क्या हैं, क्या वो बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं, प्रोटोजोन से होती हैं, उनके नाम आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन है पूछा गया, क्वाड्रन मलेरिया प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीशीज से होता है? ठीक है, तो क्वाड्रन मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही क्या है? ऑप्शन फर्स्ट। हालांकि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो राय है उस, और जो अलग अलग सोर्सेस हैं उनसे जो जानकारी मैंने इकट्ठी की है, उनके हिसाब से जो आंसर इसका सही है वो क्वाड्रन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरी। तो आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन 2 के साथ जा सकते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, आगे बढ़ते। द वर्ड स्पीशीज़ वॉज कॉइंड बाय। स्पीशीज़ शब्द है जो सबसे पहले किसने यूज़ किया था, किसने उसका उपयोग किया था? जॉन रे ने, मेयर ने, जे हग्सले ने, या फिर सी लिनियस। सी लिनियस यहाँ पर कैरोलस लिनियस, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? जॉन रे। कौन थे वो? जॉन रे सबसे पहले स्पीशीज टर्म का उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 51 की तरफ। एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विथ 4 पेयर्स ऑफ सोमाइटिस। यानी कि अगर एक 4 जोड़े काय खंड के साथ कुक्कुट का भ्रूण होता है, कितने घंटे पुराना या कितने घंटे का होता है? वो 20 घंटे पुराना है, 22 घंटे का है, 24 घंटे का है, या फिर वो 18 घंटे का है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विथ 4 पेयर्स ऑफ सोमाइटिस 22 आवर्स ओल्ड। ठीक है, कितने? 22 घंटे पुराना। इस पर क्वेश्चन अलग अलग टीजीटी के एग्ज़ाम में, यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया, तो इसको भी एक बार याद कर लीजिए। 2 पेयर्स का कितने घंटे का पुराना होगा, 4 पेयर्स का कितना होगा? ठीक है, इस तरीके से आप उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट में पूछा गया, इन द मैमल्स क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मॉस ऑफ सेल्स नोन एज। मैमल्स में यानी कि स्तनधारियों में कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान का निर्माण में जो विदलन होता है, क्लीवेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोरक बोलते हैं, कंदुक बोलते हैं, तूतक बोलते हैं, न्यूरुला। हिंदी में तो काफ़ी कठिन नाम है, इंग्लिश में देखते हैं। ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला है, मोरुला है, या फिर वो न्यूरुला है? ठीक है, इसका सही आंसर है मोरुला। जो मैमल्स में
जाइगोट में क्लीवेज होता है और उसके बाद जो एक सॉलिड सेल्स का एक सॉलिड मॉस बनता है, मॉस नहीं मास, जिसको द्रव्य बोलते हैं, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है मारुला के नाम से। किस नाम से? मारुला के नाम से। ठीक है, मारुला के बाद क्या बनता है? ब्लास्टुला, उसके बाद बनता है गैस्ट्रोला। नेक्स्ट है 53 में, F1 पार्टिकल्स आर फाउंड। F1 पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए F1 पार्टिकल्स को फर्नांडिस मोरन पार्टिकल कहते हैं, इसलिए उनके नाम पर इसको F1 पार्टिकल कहा गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए F1 पार्टिकल क्या है, किसके नाम पर, उन साइंटिस्ट का क्या नाम है जिनके नाम पर F1 पार्टिकल इसका नाम रखा गया है, तो वो है फर्नांडिस मोरन। ठीक है, स्पेनिश जैसा नाम ये प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया कि F1 पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, गोल्जी बॉडी में होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। ठीक है, F1 पार्टिकल्स अगर आपने रेस्पिरेशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि F1 पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसको एक बार आप क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। F1 पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। 54 में पूछा गया द नेम पॉलीटिन क्रोमोसोम वाज सजेस्टेड बाय। पॉलीटिन क्रोमोसोम का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? E.G. बालबियानी ने, कोलर द्वारा, हाइट्स द्वारा, या फिर बाउअर द्वारा। इंग्लिश में और हिंदी में नाम सेम है। देखिए पॉलीटिन क्रोमोसोम का सबसे पहले जो नाम जो सजेस्ट किया था वो थे बालबियानी। कौन थे? बालबियानी। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते। सेंट्रियोल इज फाउंड इन। सेंट्रियोल किस में पाया जाता है भाई? एनिमल सेल में, रेड एल्गी में, प्रोकैरियोट्स में, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में। प्लांट्स में, एनिमल सेल में, रेड एल्गी में, या फिर वो प्रोकैरियोट्स में। क्वेश्चन नंबर 55। तो उसका सही आंसर है एनिमल सेल। सेंट्रियोल किन में पाया जाता है? एनिमल सेल में। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने इसका जो आंसर दिया है वो प्रोकैरियोट्स है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि प्रोकैरियोट्स में सेंट्रियोल पाया जाता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, ये तो बात बिल्कुल निश्चित रूप से तय है। सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? एनिमल सेल्स में, जो कि सेल डिवीजन में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। एनिमल किंगडम का ऐसा कौन सा पहला फाइलम है, प्राणी जगत का ऐसा कौन सा पहला फाइलम यानी कि संघ है जो द्विपार्श्वीय सममिति को दर्शाता है या दिखाता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम एनेलिडा है, फाइलम मोलस्का है, या फिर फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीज है। ठीक है, तो जो जितने भी फाइलम्स हैं उनको आप एक सही क्रम में उनको याद कीजिए, और किस आधार पर वो उन फाइलम्स एक दूसरे से भिन्न है, किस अलग अलग हैं, उनको भी आप उसी क्रम में याद कीजिए। अगर आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि जो क्लासिफिकेशन है जिसमें अलग अलग फाइलम्स, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर और इकाइनोडर्मेटा से लेकर फिर उसके बाद हेमिकॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं, तो सबसे पहला कौन सा वो फाइलम है जिसमें एनिमल्स बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाते हैं यानी कि दिखाते हैं? 4 ऑप्शन है, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, या फिर प्लेटिहेल्मिंथीज। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम के हिसाब से जहाँ पर दिखती है वो है प्लेटिहेल्मिंथीज। ठीक है, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीज में फ्लैट परजीवी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 57 द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इनमें से कौन सी है? स्पॉन्जिला है, ग्रेंशिया है, यूप्लैक्टिला, या फिर यू स्पंजिया है? 57। ठीक है, तो फ्रेश वाटर स्पंज इनमें से कौन से? स्पॉन्जिला। यूप्लैक्टिला को वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, 57। 58 की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेम सेल्स आर रिलेटेड टू। ठीक है, फ्लेम सेट बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके जो जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं एनिमल्स में पाए जाने वाले, उनको और उनके नाम को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक पर लगभग एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। फिलहाल जो ऑप्शन दिए वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। फ्लेम सेल्स किससे संबंधित हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम से, उत्सर्जन से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपेटिका, जिसको लिवर फ्लूक बोलते हैं, कौन है?
ठीक है। शीप है, स्नेल है, मैन है या फिर बर्ड है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। फैस्यूला हेपेटिका यानी कि यकृत पर्णाभ के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक कौन सा? भेड़ है, घोंघा है, आदमी है या फिर पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है शीप। जो इंटरमीडिएट होस्ट लिवर फ्लूक का वो क्या है? शीप। ठीक है, यानी कि भेड़। 60 में पूछा कि व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन किन में पाई जाती है? बर्ड्स में, ट्यूनिकेट्स में, फिशेस में या फिर मैमल्स में। 4 ऑप्शन दिए गए, बर्ड्स, ट्यूनिकेट्स, फिशेस या फिर मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 60। देखिए व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है बर्ड्स में, यानी कि पक्षियों में पाई जाती है। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन 1 ठीक है। 61 में द 2 पिगमेंट सिस्टम थियोरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में 2 वर्णक तंत्र सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? इमर्सन द्वारा, हिल इमर्सन द्वारा, ब्लैकमैन द्वारा या फिर हैच एंड स्लैक द्वारा। ठीक है, 2 पिगमेंट थ्योरी फोटोसिंथेसिस की सबसे पहले किसने दी थी? इमर्सन ने। किसने दी थी? इमर्सन ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट और एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में कहाँ उपस्थित होते हैं? उसके थाइलेक्वाइड में, फोटोग्लोबिन में, मैट्रिक्स में या फिर हरित लवक आवरण में। इंग्लिश में थाइलेक्वाइड्स, फोटोग्लोबिन, मैट्रिक्स या फिर एनवलप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आपको बताना है कि फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है थाइलेक्वाइड। फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाए जाते हैं? उसकी थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, 63 में पूछा गया द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। 4 तरह की लाइट दी हुई हैं, इनमें से किस प्रकाश में फोटोसिंथेसिस का दर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है? ग्रीन लाइट में, ब्लू लाइट में, रेड लाइट में या फिर वाइट लाइट में। फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है? रेड लाइट में होता है। ठीक है, और सबसे कम किस में होता है? ग्रीन लाइट में। अगर पूछा जाए फोटोसिंथेसिस लाइट के किस स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा होती है, तो होती है रेड लाइट में, और सबसे कम किस में होती है? ग्रीन लाइट में। 64 में पूछा गया ऑल एनर्जी स्टोर्ड इन द पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में सारी की सारी जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर होती है? एटीपी में, कार्बोहाइड्रेट में, NADH2 में या फिर P700 जो कि उसका पिगमेंट सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 64। फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो एनर्जी जितनी भी स्टोर होती है वो कहाँ स्टोर होती है? वो P700 जो कि उसका रिएक्शन सेंटर होता है। किसका? फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर उसको क्या बोलते हैं? P700। और सारी की सारी एनर्जी जो है वो वहीं पर स्टोर होती है। तो इस क्वेश्चन 64 का सही आंसर क्या है? 4 P700। 65 में पूछा कि ATP मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन केल्विन बेंसन साइकिल आर। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ATP के कितने मॉलिक्यूल की ज़रूरत है? केल्विन साइकिल में ग्लूकोज के एक अणु का संश्लेषण करने के लिए कितने ATP की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन दिए, 36, 38, 12, 18, 36, 38, 12 और 18। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो केल्विन साइकिल में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने में ATP के कुल कितने मॉलिक्यूल खर्च होते हैं? उसका सही आंसर है 18। कितने मॉलिक्यूल लगते हैं? 18। नेक्स्ट है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये तो इसका आंसर आज सभी आपको पता होगा। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किनको बोलते हैं? ऑप्शन में पढ़ देता हूँ जल्दी से। डी कैंडोल हैं, हुकर बेंथम एंड हुकर, जिनके साथ इनका नाम लिया जाता है। लीनियस कैरोलस लीनियस हैं या फिर वो एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी हिंदी में बोलते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? वो है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन 3। 67 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एंट्री इन जीन पूल और म्यूटेशन मस्ट अकर इन। जीन पूल में एंट्री के लिए, प्रवेश करने के लिए उत्परिवर्तन कहाँ होना चाहिए? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, प्लाज्मा प्रोटीन में या फिर कायिक DNA में। इंग्लिश में सोमैटिक सेल्स में होना चाहिए, उनके जर्म सेल्स में होना चाहिए, प्लाज्मा प्रोटीन में होना चाहिए या फिर सोमैटिक DNA में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है जर्म सेल। ठीक है, म्यूटेशन कहाँ होना चाहिए? म्यूटेशन जर्म सेल्स में होना चाहिए। और जर्म सेल्स क्या बनाते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर म्यूटेशन वो होगा तो वो म्यूटेशन आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा।
68 में पूछा गया कि वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकिड्स, वेसल्स जो होते हैं ट्रैकिड से अलग कैसे होते हैं, वाहिका वाहिनिका से भिन्न किस प्रकार होती है, जीवित होने में, एक ही कोशिका के व्युत्पन्न होने में, अनुलंब कोशिका पंक्ति रहने में जिसके पास की भित्ति घुल जाती है, या फिर चौथा क्योंकि यह जल संवहन करती है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकिड्स इन बीइंग लिविंग, वो लिविंग है, इन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, से डराइव हुए मतलब उनसे बने हुए हैं, इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विद क्रॉस वॉल डिजॉल्व, या फिर बिकॉज दे कंडक्ट वाटर। वेसल्स ट्रैकिड से अलग किस तरीके से होते हैं? देखिए वेसल्स का काम क्या होता है, वो वाटर को कंडक्शन करना, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना ट्रीज में, वेसल्स का ये काम होता है। और यही इसका सही आंसर है। 68 का सही आंसर क्या है? आंसर नंबर 4। 69 में पूछा गया विच इज़ अ ट्रू नट, इसमें से एक असली नट, वास्तविक नट क्या है? अखरोट है, काजू है, मूंगफली है, फिर नारियल है। इंग्लिश में वॉलनट है, कैश्यू नट जिसको काजू बोलते हैं, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, या फिर कोकोनट जिसको नारियल बोलते हैं। देखिए इसमें जो ट्रू नट है वो क्या है? वॉलनट। वॉलनट ही एक शुद्ध रूप से जिसको नट की श्रेणी में रख सकते हैं, उसका क्या नाम है? वॉलनट। वॉलनट क्या बोलते हैं? अखरोट। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए मॉलिक्यूल, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद डीएनए मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है? वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, नहीं टूट कर बिखर जाता है, मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म की तरफ चला जाता है, रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, या फिर रीएसोसिएट टू फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, यानी कि वो इसकी स्ट्रक्चर जैसे पहले 2 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर थी वो वापस वैसा ही बन जाता है। इन 4 ऑप्शन में पूछा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 70 में जो पूछा गया उसका सही आंसर क्या है? आंसर है सेकंड। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए मॉलिक्यूल्स मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक है। 71 में पूछा गया फॉसिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, फॉसिलाइजेशन यानी कि हिंदी में बोलते हैं जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम क्या है? एक्लेमेटाइजेशन है, पॉस्चराइजेशन है, प्रिजर्वेशन है, या फिर टिंडलाइजेशन है। तो टिंडलाइजेशन तो नहीं है, तो इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। एक्लेमेटाइजेशन और प्रिजर्वेशन में से एक ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर जो है वो है प्रिजर्वेशन। क्या है? प्रिजर्वेशन, आंसर 3। Next is the branch that deals with the plant life of geological past. पुरातन काल में पाए जाने वाले वनस्पतियों के अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी, टेरोफाइट्स का स्टडी होता है, पैलियोबॉटनी, न्यूरोलॉजी, या फिर आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसका सही आंसर आपको भी पता होगा, उसको बोलते हैं पैलियोबॉटनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पैलियोबॉटनी, आंसर सेकंड। नेक्स्ट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज सिचुएटेड इन। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं में भी। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता होगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, और ये बीरबल साहनी के सम्मान में इस इंस्टीट्यूट को ये नाम दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट में पूछा गया इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड। इन प्लांट्स में सबसे बड़ा एग किन में पाया जाता है? साइकस में, सिकोया में, पाइनस में, या फिर सेलेजिनेला में। तो प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा एग किस में पाया जाता है? साइकस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? साइकस में। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। निम्नलिखित में कौन एक सहजीविका का उदाहरण है? यूट्रिकुलेरिया है, एगैरिकस है, लाइकेन है, या फिर आम यानी कि मैंगो। इसका सही आंसर आपको पता होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सिम्बायोसिस्टिक रिलेशनशिप का एक सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन है। लाइकेन में एल्गी और फंजाई साथ साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसमें एल्गी का मुख्य काम भोजन बनाना और फंजाई का मुख्य काम, चूँकि वो भोजन नहीं बना सकते, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो उसका काम सपोर्ट करना, उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना और प्रोटेक्शन देना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? लाइकेन। अगले क्वेश्चन में पूछा 76 में विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज नोन एज हॉर्स टेल।
इन टेरिडोफाइट्स में से हॉर्स टेल किसका कॉमन नाम है? राइनिया है, सिलेजनेला है, इक्विसिटम है या फिर नन ऑफ दीज, तीनों में से कोई नहीं। इंग्लिश हिंदी में नाम सेम है। इसका सही आंसर आपको पता होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इक्विसिटम को हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, उसका कॉमन नेम है। ठीक है, नेक्स्ट मार्सिलिया क्या है भाई? होमोस्पोरिक टेरिडोफाइट है, हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट है, नॉन स्पोरिक टेरिडोफाइट है या फिर सीडेड टेरिडोफाइट? इन चारों में से मार्सिलिया क्या है? ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। सम बीजाणु की टेरिडोफाइट है, विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट है, अबीजाणु की टेरिडोफाइट है या फिर बीज युक्त टेरिडोफाइट है? क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, तो मार्सिलिया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले की परीक्षाओं में। तो मार्सिलिया क्या है? बेसिकली एक हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट। इस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लीजिए। मार्सिलिया में दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मार्सिलिया एक हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट है। 78 में पूछा प्लांट बियरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर इज। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हमने ऊपर पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, अ प्लांट बियरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर, एक प्लांट जो दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोस्पोरी है, वो सीड हैबिट है, होमोस्पोरी है, फिर ऑल ऑफ दीज, ये तीनों है। ठीक है, देखिए बायोलॉजी में हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। ये ग्रीक वर्ड है। होमो का मतलब सेम, आइडेंटिकल, और हेट्रो का मतलब अलग अलग, जो दिखने में एक दूसरे से अलग हो। तो दो तरीके के स्पोर्स बनना या दो तरीके के गैमेट्स बनना, ये क्या बोला कहलाता है? हेट्रो। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो सही आंसर क्या बना? हेट्रोस्पोरी। 79 में पूछा गया था इन पाइनस प्रेजेंट ओनली, पाइनस में क्या पाया जाता है? केवल मेल कौन पाया जाता है? केवल फीमेल कौन पाया जाता है? मेल और फीमेल कौन दोनों पाए जाते हैं या फिर दोनों में, या फिर सारे के सारे पाए जाते हैं? ठीक है, अब फोर्थ को तो आप ऑप्शन से हटा ही दीजिए, 3 पर फोकस करते हैं। 79 में पूछा गया पाइनस में भाई मेल कौन पाया जाता है, फीमेल कौन पाया जाता है या दोनों पाए जाते हैं? इसका आंसर है दोनों पाए जाते हैं। पाइनस में मेल और फीमेल को दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस। साइकस के एम्ब्रियो में कितने कॉटिलिडन पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? मैंने सही एक ही क्रम में इसको पढ़ दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। साइकस के एम्ब्रियो में कितने कॉटिलिडन पाए जाते हैं? 2। माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर है 2। कितने कॉटिलिडन पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स आर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स क्या है? एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं या फिर एम्फीबियन हैं? यानी कि पूरी तरह से पानी में पाए जाने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पर पाए जाने वाले हैं, या फिर ये उभयचर है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स हम कह सकते हैं, इसका सही आंसर आपको पता होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स बेसिकली क्या है? एम्फीबियन है, उभयचर हैं। यानी कि उगते तो ये ज़मीन पर हैं, लेकिन अपने फर्टिलाइजेशन और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको एम्फीबियस लाइफ ये जीते हैं। तो 81 का सही आंसर क्या है? 3rd। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के पूछा गया। इसको आप पूछा गया कि भाई गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट पूरी तरह से डिपेंडेंट है, किन में है? एल्गी में है, टेरिडोफाइट में है, फंजाई में है या फिर ब्रायोफाइट्स में? ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया घुमा फिरा के कि मेन प्लांट बॉडी किस में गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, एल्गी में, टेरिडोफाइट में, फंजाई में या फिर ब्रायोफाइट्स में? ठीक है, इसका सही आंसर ब्रायोफाइट्स। देखिए ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। तो जबकि टेरिडोफाइट में इसका उल्टा है। टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और उसके ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 83 में पूछा गया इन गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज। ब्रायोफाइटा का तो जीवन चक्र है जो कि 2 भागों में बटा है। एक तो गैमेटोफाइटिक फेज़ है, उसकी दूसरी स्पोरोफाइटिक फेज़ है। तो गैमेटोफाइट फेज़ में जो अंतिम सेल बनती है वो क्या बोलती है? वो गैमेट होता है, स्पोर होते हैं, इलेटर्स होते हैं या फिर जाइगोट होते हैं? ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि गैमेटोफाइट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो अंतिम सेल क्या बनेगी? उसमें गैमेट बनेगी। ठीक है, और स्पोरोफाइट में स्पोर, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। तो उसका सही आंसर क्या है? 1st। नेक्स्ट इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाई। फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा किससे बनता है? कैलिप्ट्रा को गोपक हिंदी में बोला जाता है। पुंधानी द्वारा,
स्तंभिका द्वारा, संपुटिका द्वारा या फिर स्त्रीधानी द्वारा? एंथ्रीडियम, कॉल्यूमेला, कैप्सूल या फिर आर्चिगोनियम? फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा जो होता है वो किससे बनता है? कैप्सूल से बनता है। किससे बनता है? कैप्सूल से बनता है। ठीक है, 84 का सही आंसर क्या है? थर्ड। नेक्स्ट में पूछा गया अब ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट। एक ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से किस तरीके से अलग है? आर्चिगोनिया के आधार पे, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज़, वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं दोनों में से किसी एक में, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज़। ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो 85 का सही आंसर क्या है? आंसर नंबर 2। 86 में पूछा एसिड रेन इज़ मेनली अ मिक्सचर ऑफ। ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है पहले भी कभी। एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है, वो बेसिकली किन दो केमिकल्स का मिक्सचर है? सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल दोनों का, हेक्सेन और मीथेन गैसेस का, एसिटिक एसिड और ब्रोमीन का, एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड का? देखिए इसका सीधा सा आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये दोनों का मिश्रण है एसिड रेन जो होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा। तो 86 का सही आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर साइट फॉर। कितना आसान सा क्वेश्चन। राइबोसोम्स मुख्यतः वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है? जो सेल में होने वाली जो क्रियाएं हैं, फोटोसिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, फैट सिंथेसिस है, या फिर रेस्पिरेशन? देखिए राइबोसोम्स का मेन काम क्या है? राइबोसोम्स का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, वो एक तरीके की प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कही जाती है। तो 87 का सही आंसर क्या है? फर्स्ट, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का पिरामिड है वो कैसा होता है? ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा होता है। ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होता है। समटाइम्स इन्वर्टेड, समटाइम्स अपराइट, कभी उल्टा कभी सीधा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यानी कि उसको जो पॉइंटेड एंड है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। किस तरफ होता है? ऊपर की तरफ होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 88 का सही आंसर क्या है? ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट एटीपी क्या है भाई? एक एंजाइम दैट ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन। एक एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में मदद करता है। एक हार्मोन है। और मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड पाए जाते हैं, या फिर ये प्रोटीन है? देखिए एटीपी हार्मोन तो है नहीं, ये प्रोटीन भी नहीं है। ठीक है, एक एंजाइम भी नहीं है। तो बचता है ऑप्शन थर्ड, एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाई एनर्जी जो है फॉस्फेट, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें स्टोर होती है। तो एटीपी क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इसको करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। सेल का करेंसी ऑफ एनर्जी क्या है? तो वो उसको बोलते हैं एटीपी। और वो क्या है? इट्स अ मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, ऑप्शन थर्ड। 90 में पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा मुख्य लक्षण नहीं है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक सेल में। सही बात है, दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम ज़रूर पाए जाते हैं, 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। देखिए ये तो असत्य सी बात लग रही है। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल ज़रूर पाया जाता है डीएनए की फॉर्म में। एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर निकल के आ रहा है वही वो थर्ड है। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, मुख्यतः डीएनए होता है। 91 में पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा बहुत ही खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ है? इंग्लिश हिंदी में नाम सेम है। फॉस्फोरस 32, सल्फर 35, स्ट्रोंशियम 90 और कैल्शियम 40। इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। स्ट्रोंशियम 90 इसका सही आंसर है और वो सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट है। 91, ठीक है। 92 में द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर इज। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट और कई बार इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में, और जो अलग अलग स्तर की परीक्षाएं होती हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो लाइकेन किसके अच्छे इंडिकेटर है, सूचक है वायु प्रदूषण के। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर लाइकेन नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? लाइकेन। 93 में पूछा कि द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के जो फाउंडर हैं उनको किनको कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी क्लास 11 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करके एक चैप्टर है, उसको अगर आपने पढ़ा होगा, या फिर जो यूपी बोर्ड से जिन्होंने पढ़ाई की है तो उन्होंने भी जो बायोलॉजी है उसमें पढ़ा होगा। सेल थ्योरी का जो अंतिम रूप, सेल थ्योरी को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया था। कुछ 2-3 मॉडल आए थे जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है जिसको माना गया है वो स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया है। ठीक है, स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। सेल थ्योरी जो मोस्टली एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? स्लाइडेन एंड श्वान ने। आगे बढ़ते हैं 94 में। फैट इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड, हमारी बॉडी में फैट का निर्माण, वसा का निर्माण कब होता है? जब ग्लूकोज शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है, रक्त शर्करा का स्तर स्थायी हो जाता है, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, और चौथा जब प्रोटीन का अंतःहरण अधिक होता है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। देयर इज़ लिटिल ग्लाइकोजन इन द बॉडी, तब फैट बनने लगता है। शुगर लेवल कांस्टेंट हो जाता है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लिवर एंड मसल्स इज कंप्लीटेड, मसल्स और लिवर में जितना ग्लाइकोज स्टोर होना होता था जब वो कंप्लीट हो चुका है। या फिर इनटेक ऑफ प्रोटीन इज़ हाई, प्रोटीन का जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 94 में इसका ऑप्शन है थर्ड। जब ग्लाइकोजन ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में स्टोर हो जाता है, खासकर लिवर और मसल्स की सेल्स में, तो एक्सेस ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होने लगता है? फैट में कन्वर्ट होने लगता है, और वो फैट बॉडी में जमा होने लगता है। ठीक है, 95 में पूछा गया लिवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस एंड वन ऑफ द फंक्शंस, लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इनमें से कौन सा एक फंक्शन लिवर का फंक्शन है? पूछा गया हिस्टोलाइसिस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोजेनेसिस, या फिर मेंटेनिंग सॉल्ट बैलेंस। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। यकृत कई कार्य करता है, जिनमें से एक कार्य क्या है? ऊतक लयन है, प्रोटीनों का पाचन है, ग्लाइकोजन उत्पत्ति है, या लवण संतुलन बना के रखना है। लिवर का मेन फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, उसमें पूछा गया एक फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसका जो उन्होंने आंसर बताया है वो आंसर है सेकंड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके बारे में आपको आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, या कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिले। और साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोस में किस तरह के टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम उसको कवर करें, उसके बारे में अपनी ज़रूर राय दीजिएगा। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।